मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोई साजिश रची जा रही है और दूसरी तरफ वक्फ बिल को लेकर अब यह है कि अब समय सुनिश्चित है। तीन जजों की पीठ भी अब गठित है और उसमें कैबिनेट भी दायर हो चुकी है इधर से सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से। वक्फ पे पहले बात कर ले, रामदेव की बात भी करेंगे, बात तहव्वुर हुसैन राणा की भी करेंगे, बात आरटीआई कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं, कैसे डेटा प्रोटेक्शन बिल लाकर आरटीआई को कमजोर किया जा रहा है, उन सब की भी बात करेंगे। लेकिन पहले जरा इसकी बात जो सुप्रीम कोर्ट में अब चूंकि सब कुछ तय है, कब सुनवाई होनी है, कौन सुनवाई करेगा और केंद्र सरकार इसके लिए क्या सतर्कता बरत रही है, आखिर केंद्र सरकार की सतर्कता के पीछे का मायने क्या है? देखिए राजीव जी, वक्फ बिल के कानूनी पहलू तो हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जिसको मिली है। कोई दर्जन भर पिटीशन अब तक जा चुकी होंगी। उसमें कांग्रेस के एमपी की भी एक पिटीशन है, तमाम और सिविल सोसाइटी के लोगों की पिटीशंस हैं। और प्रथम दृष्टया संविधान का वो ताक पे रख के ये बिल मालूम होता है। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि ये संविधान की कसौटी पर ये कैसे खरा उतरता है। ये हम लोग दिखेंगे हियरिंग में, लेकिन इसका जो राजनीतिक पहलू है, बीजेपी उससे थोड़ा परेशान दिखती है। राजनीतिक पहलू इसका ये है कि बीजेपी ने पास तो करा दिया, लेकिन संख्या जो लोकसभा में और राज्यसभा में आई 95 और 232 विपक्ष की, ये बीजेपी के लिए परेशानी का कारण है। दूसरी परेशानी का कारण किस तरीके से इनके एलाइज जो है वो राजनीतिक घेरेबंदी के सामने आए, डिफेंसिव है। लगातार आप देखिए कि चिराग पासवान किसी न किसी ढंग से मीडिया में अपने आप को प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिफेंसिव हैं। नीतीश कुमार इस पे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और इसी तरह चंद्रबाबू नायडू की स्थिति भी, उनके जब एमपी वहाँ राज्यसभा में बोल रहे थे तो वो ये बताने में ज़्यादा उन्होंने समय बिताया कि आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार मुसलमानों के लिए क्या कर रही है। लेकिन ये बिल आंध्र प्रदेश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में और पूरे देश की राजनीति में एक परेशानी पैदा करेगा। और भविष्य में, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि भविष्य में बीजेपी को अलाइंस ढूंढने में बड़ी परेशानी होगी। हिंदुस्तान की जो पार्टियां हैं, बाकी पार्टियां, वो बीजेपी के मुद्दों की पॉलिटिक्स करके सत्ता में नहीं है या उनका वजूद नहीं है। उनकी अपनी पॉलिटिक्स है जिसमें कि मुस्लिम वोट एक अहम रोल प्ले करता है। तो ये राजनीतिक रूप से बीजेपी को परेशानी, खासकर नंबर की वजह से, तो एक तो ये परेशानी है उनकी। अब क्योंकि बिल पास करा दिया है और समय समय पर बीजेपी ये करती रहती है ताकि उनका जो वोट बैंक है 36%, वो जो है वो बना रहे किसी न किसी ढंग से। उसी में एक रोल तहव्वुर राणा भी प्ले करेगा, उसी में औरंगजेब उसी स्कीम में आते हैं। तो अब औरंगजेब को कुछ दिन विश्राम मिलेगा, अब तहव्वुर राणा को गोदी मीडिया चलाएगा बहुत दिन तक। अब औरंगजेब अपनी कब्र में जो है वो विश्राम करेंगे, क्योंकि अब उनकी कब्र खोदने कोई नहीं जाएगा। अब तहव्वुर राणा पे लगेंगे ये गोदी मीडिया, ये नफरत वाला जो मीडिया है जी, उनको कंटेंट एक मिल गया। मैं तहव्वुर राणा के रोल और उस पर जो डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज हुई है पिछले कई सरकारों की, उस पर मैं आऊँगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात अभी जो आपने बाइट सुनवाई अश्विनी चौबे की जी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बाइट है। देखिए राजीव, आपको याद हो कुछ दिन पहले हम लोगों ने यहाँ चर्चा की थी कि बीजेपी के अंदर, आरएसएस के अंदर एक सुगबुगाहट है, बहुत इनिशियल लेवल पे है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को लेकर, यानी मोदी के साथ पावर शेयरिंग का मामला। और आरएसएस ये प्रयोग करती रहती है। आरएसएस ने ये प्रयोग वाजपेयी जी को कट्टू साइज करने के लिए भी किया था, जब इंसिस्ट किया आरएसएस ने कि आडवाणी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। वो भी वाजपेयी जी की नागपुर यात्रा के बाद ही हुआ था। तो अश्विनी चौबे जो अब मंत्री नहीं रहे,
मोदी 3 में, और उन्होंने एक ही तीर से दो निशाने किए। नीतीश कुमार का तो उन्होंने एक तरीके से कह दिया कि नीतीश कुमार की जरूरत अब बिहार में नहीं है, संकेत दे दिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने दूसरी एक बहस को जन्म दे दिया कि मोदी रिजीम में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कुछ चक्कर चल रहा है। ये एक नई बहस को उन्होंने जन्म दे दिया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है। जाहिर सी बात है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कल को होना होगा तो अलाइज में से समर्थक पार्टियों का नहीं होगा, वो होगा तो बीजेपी का ही होगा, जैसा कि आडवाणी जी बने थे। उस वक्त भी समर्थक पार्टियां थी, लेकिन उन समर्थक पार्टियों का नहीं बना था कोई। तो अश्विनी चौबे ने एक तीर से दो निशाने किए हैं, और ये एक नई बहस को जन्म देगा। अब एक बात करते हैं तहव्वुर राणा के मामले पे। देखिए, तहव्वुर राणा को भारत में लाने का जो डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज है वो यूपीए के ज़माने से है। चिदम्बरम अमेरिका गए थे और बात हुई थी। उस वक़्त के विदेश सचिव ने भी बात की थी। उस वक़्त के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी इस पे बहुत हिलेरी क्लिंटन तक से जो है मुलाकात की थी और कोशिशें की थी। कोर्ट के प्रोसेस होते हैं, उसको वहाँ पे सेंटेंस था 14 साल का शायद। अब इसका जो दूसरा पार्टनर है डेविड है कोलमैन हेडली जी, हेडली भी जेल में है, 35 साल की सजा है उसको। देखिए, मुंबई हमलों में जो हमले हुए थे उसमें जो लोग शामिल थे उनको तो उनके साथ तो न्याय हो चुका, और उसमें कसाब को फांसी भी हो गई, और उसका मुकदमा लड़ने वाले जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उज्जवल निकम, जिन्होंने बिरयानी शब्द का इजाद किया था पॉलिटिकल वेपन के तौर पे, वो मुंबई से चुनाव भी हार गए। बीजेपी के टिकट पर खड़े हुए और चुनाव भी हार गए। तो बहुत कुछ मुंबई हमलों में हो चुका है, फांसी हो चुकी है। साजिश का एक पहलू है कि जो जिसकी जांच होना बाकी है, हो रही है, चल रही जांच, उसमें ये इम्पोर्टेंट लीड प्ले करेगा। लेकिन ये राजनाथ सिंह के भी प्रयास थे। राजनाथ सिंह अमेरिका गए थे, तब भी ये बात हुई थी जब वो गृह मंत्री थे। मैं मोदी 1 की समय की बात कर रहा हूँ। उसके बाद चिदम्बरम और सलमान खुर्शीद के इसमें प्रयास थे। तो ये कलेक्टिव प्रयासों की वजह से ही आया। लेकिन मोदी सरकार और ये मीडिया तहव्वुर राणा को इस्तेमाल करेगी यहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें इनको कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल माइलेज जो है वो हासिल हो, क्योंकि मुंबई हमले में सज़ा फांसी की हो चुकी है। कसाब को, उसका सबसे बड़ा विलेन, सबसे बड़ा गुनहगार जो था, वो उसको सज़ा मिल चुकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि एक तरफ तहव्वुर राणा और उसका